जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी कैंसर प्रिडिक्ट होता है बॉडी में, यानी कैंसर डायग्नोस होता है बॉडी में, उससे पहले बॉडी सिम्टम्स जरूर शो करती है। अब सिम्टम्स को पहचान के अपने आप को कैसे डायग्नोस करवाना है या कैसे पता करना है कि बॉडी में कैंसर है या नहीं है, उसके लिए क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बॉडी में अगर कंटिन्यूसली किसी बॉडी पार्ट में पेन रह रहा है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, जैसे आप अच्छा भोजन कर रहे हैं और अच्छा समय पर सो रहे हैं, समय पर उठ रहे हैं, अच्छी दिनचर्या है, सुबह व्यायाम भी करते हैं, तो फिर आपके शरीर में अगर बॉडी फिर भी उसके बाद भी अगर किसी बॉडी पे कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, जैसे अगर किसी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पेट में दर्द हमेशा रहता है, हमेशा कब्जी बनी रहती है, चाहे मैं कितना भी खा लूँ, यानी कितना भी अच्छा खा लूँ, कहीं उस अच्छा खाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही है। क्या होता है आज के समय में, आप अगर एक परिवार के 10 सदस्य को उठाते हैं ना, 10 में से 6 सदस्यों को कब्जी की दिक्कत रहेगी, यानी कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अब आप कहेंगे नहीं, कब्जी तो नहीं रहती है, हम तो फ्रेश होके आते हैं, सुबह उठते ही फ्रेश होते हैं। लेकिन क्या मोशन पास चाय पीने के बाद होता है? अगर आपका जवाब हाँ है ना, इसका मतलब कि आपको कब्जी है। अगर मोशन पास उठने के बाद में पानी पिया, पानी पीने के तुरंत बाद आप फ्रेश होने गए और पूरी तरह से आपका पेट साफ होता है, इसका मतलब कब्जी नहीं है। लेकिन कुछ भी ड्रिंक करने से पहले, यानी कुछ भी गर्म पेय पदार्थ पीने से पहले आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, या कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैम टोबैको लेना पड़ता है, यानी तंबाकू खाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, कुछ कहते हैं गुटखा लेना पड़ता है, कुछ कहते हैं स्मोक करना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, अदरवाइज हम लोग फ्रेश नहीं हो पाते। ये सारे कुछ सिम्टम्स आप समझ रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ें नेचुरली होनी चाहिए वो चीज़ें नेचुरली ना होके कुछ ना कुछ बॉडी उसके लिए किसी आउटर सोर्स की हेल्प ले रहा है। इसी की वजह से अब लंबे समय से किसी को कॉन्स्टिपेशन है, या अगर इनमें से कुछ दिक्कत है, इसका मतलब आप स्वीकार कीजिए कि आप कॉन्स्टिपेशन है, यानी कब्जी है। बहुत आम बीमारी बात कर रहे हैं अभी। तो इसका मतलब अगर कब्जी लंबे समय से है तो पॉसिबिलिटीज कौन कौन से कैंसर की है पता है? कोलोरेक्टल कैंसर की, यानी आंतों के कैंसर की, या गुदा द्वार के कैंसर की, जहाँ से आप मल त्याग करते हैं वहाँ के कैंसर की। लेकिन क्या कैंसर जैसे आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं और जब भी आप डायग्नोज करेंगे तो क्या 3rd-4th स्टेज का कैंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं। अब आपने क्या गलती करी यहाँ पे समझिए। जब आपको कॉन्स्टिपेशन था ना, कब्जे के बाद में आपको पाइल्स होगा। पाइल्स होगा यानी कि बवासीर। पाइल्स का मतलब बवासीर, जिसमें कि मल जब आप त्याग करते हैं, मल के साथ में थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है या कुछ ना कुछ बॉडी का जो पार्ट है वो बाहर की तरफ आता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं लंबे समय तक, आपने इग्नोर किया कि नहीं नहीं आज ही पाइल्स हुआ होगा, कभी ठीक हो रहा है, कभी वापस रिपीट हो रहा है, अगर इस चीज़ को आप कंटिन्यूसली ध्यान नहीं देते हैं, आगे जाके फ्यूचर में वो कोलोरेक्टल कैंसर हो सकती है, इंटेस्टाइन्स में कैंसर हो सकती है, बाइल डक्ट में कैंसर पता कब होता है? जब बहुत लंबे टाइम से एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है। जिसको कॉन्स्टिपेशन है ना, उसको एसिडिटी भी रहेगा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगा, उसको हमेशा यहाँ जलन रहेगी। जब कंटिन्यूसली लंबे समय से ये दिक्कत रहती है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इसोफेगस में भी कैंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है आपको बाइल डक्ट में भी कैंसर हो सकता है। लेकिन ये एक ही दिन में नहीं हुआ, ये आपकी जो लाइफस्टाइल थी ना, जो सालों से बिगड़ी हुई थी, या सालों से कोई एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, पर आपने क्या समझा नॉर्मल है, हो जाएगा, ये तो सबको होती है। अच्छा कब्जी है, सबको ही तो होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये तो सबको होती है, मेरे पास वालों को भी है, इधर भी है, भैया को है, बहन को है, कई लोगों को है, ये तो नॉर्मल बात है। या फिर इसके अलावा और कुछ भी दिक्कत है, किसी बॉडी पार्ट में पेन है। जब भी हमारे पास सार्कोमा का पेशेंट आता है ना, हम उससे जब उसका पूरा पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, उसका एक जो कॉमन रहता है ना दिक्कत, वो रहता है बहुत लंबे समय से हड्डियों में दर्द था। यानी जब मैं चलता था, चलते चलते थोड़ा सा चला, फिर थक गया, बैठ गया, तो लंबा चला नहीं जाता था, बॉडी से कोई वेट उठाया नहीं जाता था। तब हमने जब पूछा कि क्यों नहीं करते थे, आपने इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया? मैम हम चलते ही कहाँ है, हमें गाड़ी आती है लेने के लिए, ऑफिशियल वर्क रहता है, बैठने का ही काम रहता है, एक्टिविटीज़ फिजिकल होती नहीं है। और तीसरी बड़ी समस्या, अगर आप ओवरवेट हैं तो बिल्कुल ही नहीं चला जाता, थोड़ा सा चलेंगे सांस फूल जाएगी। यानी अभी भी कुछ जो बेसिक बीमारियां हैं ना, चाहे वो बीपी का कह लो, कोलेस्ट्रॉल का कह लो, थायराइड का कह लो, डायबिटीज़ का कह लो, या अदर कुछ भी प्रॉब्लम्स जो छोटी मोटी बीमारियां जिसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, वही बीमारियां आगे जब क्रॉनिक कंडीशन लेती है, यानी भयंकर रूप लेती है, या उससे जब बढ़ती रहती है कंटिन्यूसली, तब जाके वो कैंसर का फॉर्म होता है। अदरवाइज इनिशियल स्टेज में कभी भी बीमारी आज हुई और कल कैंसर डायग्नोस पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ऐसे डायग्नोस हो जाए। तो हमेशा उन छोटे छोटे सिम्टम्स को ध्यान रखिए, उन छोटी छोटी जो शरीर में चेंजेस
चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको पकड़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनको डायग्नोज कर पाते हैं इजीली, अब जैसे हमने कहा कि मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको डायग्नोज करना है, तो आप मान के चलिए अगर आज मेरी वीडियो 1000 लोग भी देख रहे हैं ना, एक रेशो लेके चलते हैं, 1000 में से 990 लोगों के बॉडी का हर तरीका अलग अलग होगा, उनके उठने का टाइमिंग, खाने का, पीने का, बीमारी का, शरीर का, हर चीज अलग होगी। तो आप कभी भी 10 लोगों के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बना के नहीं डायग्नोज कर सकते। हर व्यक्ति की बीमारी अलग है, हर व्यक्ति की दिक्कतें अलग है। सबको पता होता है कि मुझे उस चीज में ऐसा हो रहा है मेरी बॉडी को, लेकिन आप खुद नहीं पहचान रहे, आप खुद इग्नोर कर रहे हो। आपकी बॉडी को वो डायग्नोज अगर कोई सबसे अच्छी तरीके से कर सकता है ना, वो आप खुद है। अपने आप का जब सुबह उठते हैं ना, वहां से लेके जब आप सोने के लिए बेड पे जाते हैं, तब तक का रूटीन मेंटेन करके देखिए, या फिर एक नोटपैड पे लिख कर देखिए कि ये चीज इस समय ऐसी हुई थी, क्या नेक्स्ट डे भी ये दिक्कत हो रही है, क्या उसके नेक्स्ट डे भी यही दिक्कत हो रही है। अगर आपका आंसर यस है ना, तो उस चीज पे काम करना शुरू कीजिए। अगर इनिशियली नहीं करोगे तो आगे जाके कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती जाएगी। उसके बाद अगर बॉडी में कहीं भी बाहर की तरफ ट्यूमर आपको फील हो रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ट्यूमर बाहर की तरफ होता है, या फिर कहीं भी कोई लिम्फ अफेक्टेड है, लिम्फ बाहर की तरफ से स्वेलअप हो रहा है, ट्यूमर बाहर की तरफ से निकल रहा है, मेक श्योर उस ट्यूमर की बायोप्सी ना करवाएं। कई बार देखा है, कई बार क्या मैं कहूँगी अक्सर हमने देखा है, जब भी बायोप्सी कराई है ना, जिस पार्ट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बायोप्सी हुई है ना, वहीं से ही कैंसर की ग्रोथ और फास्ट होती है। उसके आसपास वाले अफेक्टेड पार्ट इतना अफेक्टेड नहीं होगा जितना वो पर्टिकुलर पॉइंट अफेक्टेड होता है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप बायोप्सी की जगह मेक श्योर आप अपने डॉक्टर से, आप अपने जिस भी हेल्थ केयर से बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, आप कोई भी कैंसर मार्कर टेस्ट लेके डायग्नोज करवा दीजिए। कोई अदर फर्दर ब्लड टेस्ट होते हैं उनसे डायग्नोज करवा दीजिए, जिससे कि आपका ट्यूमर को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। अगर उसको आप छेड़ेंगे या कहें तो कि बायोप्सी करते हैं, उसकी ग्रोथ फर्दर स्पीड में ग्रो करेगा ही करेगा। ये आप कहीं भी अपने आसपास के लोग हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा। वो भी नहीं होता, आप कभी हॉस्पिटल जाके जो आप वेटिंग में जो पेशेंट्स बैठे होते हैं ना, उनसे भी पूछ लीजिएगा क्या बायोप्सी के बाद में कंडीशन क्रिटिकल हुई, या बायोप्सी से पहले भी कंडीशन ऐसी ग्रोथ कर रहा होगा। 0.01% ऐसा होता है जो स्क्वैम सेल कार्सिनोमा होता है, जिसमें जो ग्रोथ होती है कैंसर सेल की बहुत ही एक्सट्रीमली तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। उस केस के अलावा बाकी कोई केस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा रैपिडली ग्रो करे। इसलिए बायोप्सी कभी भी क्विक एक्शन लेके इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम बिल्कुल मना करते हैं। हाँ, आप जो भी मार्कर टेस्ट है आप पता कीजिए, आप जो भी आपके हेल्थ केयर है उनसे बात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि बायोप्सी के लिए ना भेजिए। उसके बाद रेडिएशन का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसके लिए भी हम पर्टिकुलर आपको वीडियो ज़रूर देंगे। उसके में आप तब तक आप ना खुद गूगल पर चेक कीजिएगा क्या रेडिएशंस आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप करती है। अगर उसका आंसर यस निकले ना, तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत जल्द इसके लिए भी हम आपको डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अपने शरीर का ध्यान खुद रखें, अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को खुद डायग्नोज कीजिए, जिससे कि आप इन फ्यूचर में इस क्रॉनिक डिसीज से बच सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा कोई कैंसर पेशेंट लगे कि जो सीरियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है या बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है या बहुत ज़्यादा भुगत चुका है सारी थेरेपीज़ करवा के, अब बहुत परेशान हो चुका है, उन्हें एक बार संस्थान का नंबर ज़रूर दीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री है। बिल्कुल निश्चिंत होकर निःशुल्क परामर्श आप संस्थान से ले सकते हैं और आगे कैसे फर्दर लाइफ वो बिल्कुल पेनलेस तरीके से जी सके, उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से पेनलेस रहे, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।